बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टार स्पोर्ट्स साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली अहमद। पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान ने यह सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। पाकिस्तान तकरीबन 3.5 साल बाद अपने होम ग्राउंड के अंदर यह सीरीज जीतने में कामयाब हुआ है और इस सीरीज का सारा क्रेडिट पाकिस्तान की न्यू सिलेक्शन कमेटी, जिसके अंदर आकिब जुवैद, अजहर अली, अलीम डार और हसन चीमा शामिल है, इसको जाता है। इन्हीं के साथ पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, जिसके अंदर नुमान अली, साजिद खान, आगा सलमान, सऊद शकील, इनको भी काफी ज्यादा क्रेडिट जाता है कि इनकी परफॉर्मेंस की बदौलत ही पाकिस्तान 3.5 साल बाद सीरीज जीतने में कामयाब हुआ है। इसी के साथ हम बात करेंगे इमर्जिंग एशिया कप के ऊपर। पाकिस्तान बमुकाबला श्रीलंका, पाकिस्तान श्रीलंका से सेमीफाइनल हार के टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। इस सब पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद वलीद खान ने। वलीद, प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे आपको। जी, बहुत शुक्रिया अली। वलीद, सबसे पहले तो हम आगाज इसी से ही करेंगे। पाकिस्तान 3.5 साल बाद अपने होम ग्राउंड के अंदर सीरीज जीता है, तो इसका क्रेडिट तो देना पड़ेगा खिलाड़ी और न्यू सिलेक्शन कमेटी को, जिन्होंने आके ऐसे खिलाड़ियों को टीम के अंदर शामिल किया जिनको पहले टेस्ट मैच से पहले कह दिया था आप तो अनफिट है, आप घर चले जाए, और उन्हीं खिलाड़ियों ने आके परफॉर्म किया और पाकिस्तान को 3.5 साल बाद सीरीज जितवा दी। जी अली, जो है पाकिस्तान ने बहुत अरसे बाद ये सीरीज़ जीती है और इसका पूरा क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट टीम और नई सिलेक्शन कमेटी को जाता है। और इसके मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं शान मसूद, जिनको बहुत अरसे बाद जीत नसीब हुई। जब से वो कप्तान बने थे तो उसके बाद ये पहली जीत है जो उनके नसीब में आई। तो सबसे पहले तो आज हमने जिस तरह देखा, मैच का इख्तिताम देखा, इससे पहले जो सीरीज़ चल रही थी पूरी उसको ऑब्जर्व किया और सारी चीज़ें की, और आपने क्रेडिट दे दिया सिलेक्शन कमेटी को और उन खिलाड़ियों को जिन्होंने परफॉर्म किया। जी जी। तो बिल्कुल जो पूरी सीरीज़ में हमें जो क्लिक हुई है चीज़, वो एक ही चीज़ क्लिक हुई है और वो हुई है सऊद शकील की एक इनिंग्स जो उन्होंने 124 रन की खेली है गुज़िश्ता रोज। वो इनिंग्स जो है वो टर्निंग पॉइंट बनी है मैच का। जब तक सऊद शकील अगर वहां जल्दी आउट हो जाते तो शायद आज पाकिस्तान बारी कर रहा होता और स्ट्रगल कर रहा होता। जिस तरह पहली जो है विकेट पाकिस्तान की अर्ली गिर गया 36 रन का टारगेट अचीव करते करते भी। इसके बाद आपने बात की है कि जी नई सिलेक्शन कमेटी को जाता है क्रेडिट। बिल्कुल नई सिलेक्शन कमेटी को क्रेडिट जाता है इसका। उन्होंने खिलाड़ियों को जो है वो सिलेक्ट किया, जो खिलाड़ी अनफिट करार दे दिए गए थे उनको सिलेक्ट किया, और इसके साथ साथ नुमान अली, साजिद खान को मोराल भी बुलंद हुआ कि उनको आपने डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस की बेस पे पाकिस्तान टीम में शामिल किया है। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो एक साहब की आज सुबह ट्वीट मेरी नज़र से गुजरी, और वो पाकिस्तान टीम के फिटनेस कोच हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हैं यासिर मलिक साहब, जी जी, जो कि एनसीए में भी होते हैं, और पाकिस्तान का जो पैनल है इसका डॉक्टर का, उसके हेड हैं वो। तो जो फिजिकल एथलेटिक्स के हेड हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, यासिर मलिक साहब की। उन्होंने लिखा हुआ था कि ग्राउंड की परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान जीत गया। तो उनसे सवाल यह है कि जनाब आपने जिन खिलाड़ियों को अनफिट करार दिया था वो खिलाड़ी टीम में आते हैं। ये यासिर मलिक साहब ने इन खिलाड़ियों को अनफिट करार दिया था? बिल्कुल जी, यासिर मलिक साहब ने इनका टेस्ट लिया था और इनके साथ जो है हमारे फॉरेन ट्रेनर थे उनको असिस्ट कर रहे थे यासिर मलिक साहब, क्योंकि वो हेड है यासिर मलिक साहब। इसलिए यासिर मलिक साहब ने इन खिलाड़ियों को अनफिट करार दिया और बाहर किया। इससे पहले भी यासिर मलिक साहब का वाकया सामने आ चुका है, जो कि साद बेग पाकिस्तान अंडर 19 के कप्तान थे, उनको लेके था। तो उनके ऊपर भी यासिर मलिक साहब ने ही एलिगेशन लगाया था कि जी ये तो अनफिट है, और वो लड़का मुकम्मल फिट था। तो जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसे लोगों को भर्ती कर लेगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसे लोगों के साथ जारी रहेगा, अपना काम जारी रखेगा, तो मेरा ख्याल है फिर पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती। मोहसिन नकवी साहब को यहाँ पे क्रेडिट देना बनता है कि उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया, पूरी मैनेजमेंट चेंज की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसको बैकफुट पे लेके गए और पाकिस्तान को जीत नसीब हुई। अच्छा वलीद, आपने कहा शान मसूद को भी क्रेडिट जाता है, तो शान मसूद का क्रेडिट मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अगर आप परफॉर्मेंस उनकी देख लें तो इस पूरी सीरीज के अंदर एक उन्होंने 100 किया, वो भी पहली इनिंग में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में। दूसरे 2 टेस्ट मैचेस में एक 50 भी शान मसूद का नहीं। और आपने कैप्टनसी अगर देखी हो तो कैप्टनसी तो मैंने देख रहा था कि मैंने बड़ा गौर से देखा ये टेस्ट मैच, दोनों टेस्ट मैच कि मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं। अगर फील्ड प्लेसिंग भी कर रहे हैं तो मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं, तो फिर शान मसूद को क्रेडिट आप क्यों देने फ्री में? अली, आप इस सीरीज से पहले अगर शान मसूद को देखते तो उनका मोराल जिस तरह शेकी किया गया था
चेयरमैन की जानिब से और दीगर लोगों की जानिब से। चेयरमैन ने उनके पीछे हाथ रखा कि जी आप कप्तान हैं, आप करें, और कुछ जराए से खबरें चलने लग पड़ी कि जी शान मसूद इस सीरीज के बाद खत्म हो जाएगा कप्तानी से। तो जब आप एक कप्तान को सीरीज के दौरान ये खबरें पहुंचाना शुरू कर दें, ये चीजें मैसेज पहुंचाना शुरू कर दे डिफरेंट साइड से कि जी आप फारिग हैं, आपको इस सीरीज के बाद हटा दिया जाएगा, तो उसके बाद उस खिलाड़ी का मोराल किधर होगा ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि आपने भी क्रिकेट खेली है। तो जनाब सबसे पहली बात यह है कि शान मसूद का मोराल डाउन था। लास्ट मैच जब वो जीते तो शान में एक एनर्जी फील हो रही थी, क्योंकि मैं उनसे मुलाकात भी हुई, उनसे चलते फिरते, तो उनसे ये चीज फील हुई कि वो बहुत एनर्जेटिक है और वो अगले मैच को लेके बहुत पॉजिटिव थे। और उनका स्ट्रेट जो आंसर था वो यही था कि यार अगला मैच इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। तो वो ही हुआ कि पाकिस्तान अपनी जो बेस भूला हुआ था पाकिस्तान ने, क्योंकि इसमें कप्तान का कोई कसूर मुझे नजर नहीं आ रहा। अगर बाबर को भी ले लें या इनको भी ले लें या कोई और भी होता तो उसमें कप्तानी का कोई इसमें कसूरवार नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी एक टीम बना के देती है, उस टीम को खिलाना होता है कप्तान ने। जब सिलेक्शन कमेटी बाहर बैठ के उन 11 खिलाड़ियों को कंट्रोल करने लग पड़े तो फिर कप्तान का क्या कसूर है? फिर कप्तान का कसूर नहीं होता, कप्तान ने अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है। अनफॉर्चुनेटली शान मसूद वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके, लेकिन जिस तरह उन्होंने क्लोजिंग की है सीरीज की, जिस तरह उन्होंने 6 बॉलों में हिटिंग करके मैच को वन साइडेड करके अचीव किया है उसको इनिंग्स को, वरना पाकिस्तान शायद 2 विकेटें गवा देता, 3 गवा देता जिस तरह साइम आउट हुए। तो जिस तरह शान ने आखिरी जो है बैटिंग की है, नॉट आउट गए हैं, तो वो एक अच्छी चीज है पाकिस्तान के लिए भी कि पाकिस्तान को स्लो विकेटों पे ऐसे बैटिंग करनी चाहिए, ना कि हम वही डर डर के खेलें। साइम अयूब डर के आउट हुए हैं। जब आप प्लेयर्स डर के खेलेंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं बेहतर हो सकती। यही स्पिन अटैक पाकिस्तान को जितवाता रहा माजी में। 2015 से पहले देखें पाकिस्तान जीतता रहा, और पाकिस्तान की रवायत रही है कि स्पिन बॉलिंग विकेटों पे जो है पाकिस्तान में स्पिन बॉलिंग विकेटें होती हैं, दूसरे तीसरे दिन टर्न होना शुरू हो जाता है। जब आप अपनी बेस भूल गए, आप अपने कल्चर भूल गए कि जी हमारी पिचेस का कल्चर ये है, आपने एक अफ्रीकन बंदा उठाया, ऑस्ट्रेलियन बंदा उठाया, लाके बैठा दिया कि जी ये पिचेस को मॉनिटर करेगा। ये भी मुल्तान की जो दूसरे टेस्ट की पिच थी वो भी उसी क्यूरेटर अशरफ ने बनवाई थी जो पहले मैच में बनाई थी। सही। तो ये पिंडी की पिच भी उन्होंने बनवाई है। तो वो कहां गए वो जो पुराने लोग थे जो विकेटें बनवाते होते थे? कहां गए वो आगा साहब जो मशहूर थे पाकिस्तान में विकेटें बनाने को लेके? वो कहां गए लोग जो आके मेहनत करते थे विकेटों पे? आप अपना जनाब एक कल्चर पूरा चेंज कर गए हर चेयरमैन के दौर में। कि पिच का कल्चर किसने चेंज किया पाकिस्तान में आके? अभी रमीज राजा ने भी कहा कि मुझे तो कप्तान कहते थे, जैसे मैं तो उस तरह की पिचेस बनवा देता था कि बाबर आजम मुझे कहते थे कि आप बैटिंग के लिए पिच तैयार करवाएं, आप फास्ट बॉलर या स्पिनर्स को छोड़ दें, बस बैट्समैनों के रन हो। तो फिर तो ये बाबर आजम से पूछना चाहिए कि आप क्यों इस तरह के पिचेस बनवाते रहे हैं। अली आपका क्या ख्याल है कि बाबर आजम की बात चेयरमैन मानते होंगे? क्या खिलाड़ी की बात चेयरमैन मानते होंगे? मेरी एक बात आपके कप्तान की इतनी वुकत नहीं है कि वो 11 खिलाड़ी अपनी मर्जी के खिला ले और उसकी मर्जी की पिच बन रही है। मेरा ख्याल है जो चेयरमैन साबिका चेयरमैन रमीज राजा साहब थे वो तो फिर एक पपेट साबित हुए ना। या तो रमीज राजा साहब यहाँ झूठ बोल रहे हैं या तो फिर बाबर आजम झूठ बोलेंगे, दोनों क्लियर कर सकते हैं ना ये बात। बिल्कुल, रमीज राजा साहब फिर पपेट हुए ना। रमीज राजा साहब तो फिर चेयरमैन ना हुए। रमीज राजा ने किसी वजीर आजम के कहने पे पूरा स्ट्रक्चर चेंज करवा दिया, रमीज राजा ने किसी के कहने पे पिचेस चेंज करा दी, तो फिर रमीज राजा साहब ने तो क्रिकेट खेली नहीं। रमीज राजा साहब तो भोले थे, उनको तो कोई पता ही नहीं था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या चल रहा है, किस तरह बेहतरी आएगी, किस तरह क्या होगा। क्या जो पीजीएल की विकेटें थी वो भी बाबर आजम ने बनवाई थी, उन पे भी बैटिंग रन हुए ना, वो भी विकेटें बाबर आजम ने बनवाई थी। या कोई और पीएसएल हुई उसकी भी विकेटें बाबर आजम ने बनवाई थी। तो भाई विकेटें चेयरमैन साहब के जो डिपार्टमेंट है, क्यूरेशन डिपार्टमेंट, वो बनाता है, आप उनको डायरेक्शंस देते हैं, वो बनवाता है, इसमें कप्तान का कोई रोल नहीं होता। कहने का मकसद है कि बाबर आजम ने नहीं कहा होगा रमीज राजा को कि आप इस तरह की फ्लैट ट्रैक बनाएं जहां हम रन करें और हम टॉप 5 या टॉप 10 में आते रहें। अली क्या जो वो विकेटें पे रन हो रहे थे, क्या पाकिस्तान जीत रहा था? पाकिस्तान जीत नहीं रहा, लेकिन बैट्समैनों के रन आ रहे थे ना। बाबर आजम भी अंडर कर रहा है। आप एक पाकिस्तानी प्लेयर पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो सेल्फिश क्रिकेट खेल रहा है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, आप इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि रमीज राजा साहब ने ये स्टेटमेंट दी कि मुझे बाबर आजम कहते थे फ्लैट ट्रैक बनाए तो मैं फ्लैट ट्रैक। तो इसमें बाबर आजम का आपने मौकफ लिया? कोई नहीं लिया ना। तो बाबर आजम को क्लियर करना चाहिए ना ये बात। बाबर आजम को बड़ी बात है कि बाबर आजम क्लियर नहीं करते। चले आपके तवज्जुह से मैं ये भी कह देता हूं कि बाबर आजम के पास यही प्लेटफॉर्म हाजिर है, आए इधर आके बात करें और कह दें कि रमीज राजा साहब ने नहीं किया कुछ भी, ठीक है। तो फिर जनाब आप क्रिकेट में बात कर रहे हैं तो रमीज राजा साहब इतने भोले चेयरमैन नहीं थे ना, मोहसिन नकवी साहब इतने भोले चेयरमैन हैं। मोहसिन नकवी साहब भी एडवाइजर्स के कहने पे चल रहे हैं, कभी वहाब आ जाता, 6 सिलेक्शन कमेटियां आपने चेंज कर दी, छठी में जाके 2 टेस्ट मैच जीते आपने, उस सिलेक्शन कमेटी को सर पे बिठा लिया। तो जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना क्विक चल रहा है तो फिर हैरत है मुझे ऐसी सिस्टम पे कि जहां पे आप 3 मेन प्लेयर्स बाहर बिठाए हुए हैं और 3 जो पाकिस्तान क्रिकेट के मेन प्लेयर्स बनते थे
उनको आपने शामिल किया टीम में, और उनको शामिल करने के बाद आप टेस्ट सीरीज जीत गए और टीवी पे बैठ के तजिया कर कह रहे हो ओए नुमान और साजिद को ना एक कैटेगरी दे देनी चाहिए। तो भाई आप कैसी क्रिकेट देखते हैं? आपको क्या चीज पसंद है? क्या आपको बाबर नापसंद है, शाहीन नापसंद है, नसीम नापसंद है? ये भी बता दें। तो जब आप पाकिस्तान क्रिकेट पे बात कर रहे हैं तो ओवरऑल टीम पे बात करनी चाहिए, अच्छा, ना कि हम एक खिलाड़ी को टारगेट करते जाए। अगर इसी तरह के हम पिचेस बनाएंगे, जिस तरह का स्पिन ट्रैक है, हमने 2 पिचेस देखी, पिंडी में भी देख ली, मुल्तान के अंदर भी देख ली, तो फिर तो बाबर हो टीम, सॉरी बाबर अगर शाहीन या नसीम शाह हो तो वो खेल ही नहीं सकते। कि स्पिन ट्रैक जब आपने बनाना है, फास्ट बॉलर से आपने एक ओवर नहीं करवाना। ये हम पिंडी में टेस्ट मैच जीते हैं, आमिर जमाल ने एक ओवर भी नहीं किया, यहाँ पे सारे ओवर नुमान अली ने किए हैं या उसके बाद साजिद खान या जाहिद महमूद ने किए। फिर तो वो टीम के अंदर हो या ना हो वो तो नहीं खेलेंगे फिर। अली एक्चुअली ना हम शायद भूल गए हैं कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट होती है वो स्पिन विकेटों पे ही होती है। ये माजी में भी हम स्पिन विकेटों से ही रिवर्स स्विंग लेते रहे हैं। वो रिवर्स स्विंग कहाँ गई, उस पे क्यों नहीं हम बात करते कि फास्ट बॉलर अगर हम खिलाते हैं तो वो हमें लेट ओवर्स में रिवर्स स्विंग देता होता था, वहां रिवर्स स्विंग देता होता था, हमें रिवर्स स्विंग देता होता था, वहां पे हम विकेटें लेते होते थे। शाहीन ने भी रिवर्स स्विंग दी, वहां पे विकेटें ली हमने। तो कहां गई वो रिवर्स स्विंग? इसी विकेट पे नसीम शाह ने अपने कैरियर की पहली हैट्रिक की, वो कहां गई? तो फास्ट बॉलर्स ने विकेटें ली ना इन्हीं विकेट्स पे, तो आप अपने कल्चरल विकेट से क्यों हट गए? कहने का मकसद ये है कि हमारे फास्ट बॉलर्स में वो दम खत्म हो गया। शहनशाह अफरीदी की अगर आप स्पीड चेक कर लें तो इस सीरीज के अंदर भी 135-40 तक बड़ी मुश्किल से पहुंच रहे थे। तो आपको लग रहा है कि उनके फिटनेस के मसाइल हैं फिर दोनों खिलाड़ियों? अली फिटनेस के जो मसाइल है ना वो हर खिलाड़ी को रहते हैं। माजी में भी हमने देखा शोएब भाई के साथ थे, दीगर फास्ट बॉलर्स के साथ रहे हैं। फिटनेस के मसाइल फास्ट बॉलर्स के साथ रहते हैं, लेकिन वो फिटनेस मसाइल से रिकवर होकर, इंजरी से रिकवर होकर जब वापस आता है तो वो किस तरह रिएक्ट करा वो मैटर करता है। जब आपका स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच बैठ के ये फजूल ट्वीट कर रहा होगा तो इससे आपको जाहिर होता होगा कितनी हमारे क्रिकेट बोर्ड कितना फोकस्ड है हमारे खिलाड़ियों की उसको लेके, फिटनेस को लेके। आपने एक नया सिस्टम पाकिस्तान में मुतारिफ करा दिया जी, जीपीएस सिस्टम। वो खिलाड़ियों को एक जीपीएस पहना दी जाती है जैकेट सी, उससे जी जीपीएस सिस्टम। आपका स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का कोच इंग्लैंड बैठा होता है, वो जीपीएस से मॉनिटर कर रहा था, अच्छा आज आपने ग्राउंड के 6 चक्कर लगाने हैं। तो ये चीज खत्म होनी चाहिए। हम अपना जो पाकिस्तानी जो एशियन कल्चर है उसमें वापस आना चाहिए, उसमें वापस आके अपनी टीम को स्ट्रेंथ करना चाहिए, अपने खिलाड़ियों को उस तरह से मजबूत करना चाहिए। कायदम ट्रॉफी शुरू हुई है, उस पर फोकस करें खिलाड़ी। बड़ी खुशी हुई मुझे इस चीज पे कि शादाब खान निकल के कायदम ट्रॉफी खेल रहे हैं, दीगर खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो ये चीज है हमारी क्रिकेट में। आप अपनी कल्चरल क्रिकेट को वापस लेके आए, ना कि आप वो मम्मी डैडी क्रिकेट पे चले जाएं जी ठीक है वो अफ्रीका से कोच बुला लिया, फलाने से कोच बुला लिया, वो आके हमारी क्रिकेट को बेहतर करेंगे। ठीक है मॉडर्न डे क्रिकेट आ रही है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। क्या इसी मॉडर्न डे क्रिकेट से आपने जो हमारी पुरानी क्रिकेट है इससे शाहिद अफरीदी नहीं आया, इमरान नजीर नहीं आया, फखर जमान नहीं आया, इसी क्रिकेट से आए ना। शोएब मकसूद जैसा लोअर ऑर्डर पावर हिटर आया, उमर अकमल आया, वो कहां गए? इसी क्रिकेट से आए। वो उस दौर में बेहतर क्रिकेट खेलते होते थे जब दुनिया नहीं खेलती होती थी मॉडर्न क्रिकेट। जब दुनिया ने अपनाई मॉडर्न डे क्रिकेट, हम चले गए वो इंग्लिश क्रिकेट पे। अच्छा जी इंग्लिश कोच आ जाएगा, वो आगे सारा कुछ मेंटेन कर देगा। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने रास्ते से हट गया था। अब वापस आए अब अपने रास्ते पे, तो अब हमें इसको कंटिन्यू करना चाहिए। हमने नई सिलेक्शन कमेटी बनाई, हमें अपने प्लेयर्स को रोटेशन पॉलिसी पे लेके आए, तो एक पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अच्छा वलीद, ये जो पहला टेस्ट हारने के बाद ये भी सिलेक्शन कमेटी की तरफ से हमें बातें पता चली थी कि शान मसूद को कप्तानी से हटा दिया जाएगा। अब तो शान मसूद ने सीरीज भी जीत ली है, क्या आपको लगता है कि अच्छा फैसला होगा उनको हटाने का, या ये अच्छा फैसला होगा उनको कैरी करें? अभी अली मुझे यहाँ पे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, शायद लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, हमें नजर आ रहा है कि एक इश्तिहार उठाया हुआ है कौन होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान। तो क्या आप चाह रहे हैं रेड बॉल का, व्हाइट बॉल का? तो क्या आप चाह रहे हैं क्या आप चाह रहे हैं कि एक सेकंड, मैं अभी रेड बॉल की बात कर रहा हूं, बाद में आऊंगा मैं व्हाइट बॉल। मेरी बात पूरी होने दें। मैं कह रहा हूं कि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ना यूं बोर्ड उठाया हुआ है कि कौन होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान। कप्तानी कोई नहीं लेना चाह रहा। मेरे ख्याल से जो आपने हालात कर दिए हैं क्रिकेट बोर्ड के, तो वो हालात जो है ना वो अब ये है कि खिलाड़ियों में यूनिटी है। हम यूनिटी की जो बातें करते थे, खिलाड़ियों में यूनिटी है, मुकम्मल इत्तेफाक है। हमने देख लिया, हर चीज देख लिया, हमारे सामने हर चीज, मुकम्मल इत्तेफाक है, मुकम्मल यूनिटी है खिलाड़ियों में। और अब खिलाड़ी एका करके बैठे हुए हैं कि कोई नहीं होगा पाकिस्तान टीम का कप्तान जब तक ये मदाखलत बंद नहीं होगी। तो पाकिस्तान टीम में जब आप ये सोच के कप्तान लेके आ रहे होंगे ना कि आकिब जवेद नहीं प्लेइंग 11 खिलानी है, अजहर अली नहीं प्लेइंग 11 खिलानी है, अलीम डार नहीं खिलानी है, तो फिर आपका कप्तान कोई नहीं होगा। फिर आपका कप्तान कोई नहीं होगा, किसी छोटे मोटे बॉलर को उठा के कप्तान बना देंगे, या कोई लड़का नया आएगा उसको कप्तान बना देंगे ताकि वो पपेट कप्तान रहे। और इस पपेट कप्तानी ने माजी में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया।
अगर आप इस पपेट कप्तानी को जारी रखेंगे, दोबारा ले आएंगे, तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि अब 90s नहीं है, अब 2005-10 नहीं है, अब 2024 है। की बात की, अगर ये 2 टेस्ट मैच देख लें तो आकिब जुनैद या अलीम डार या अजहर अली या हसन चीमा ने कौन सी मुदाखलत की है सिलेक्शन कमेटी के अंदर, जरा बताएं आप। अली, क्या आपका ख्याल है ये 11 जो खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं ये शान मसूद ने किए हैं? नहीं, मुझे आप बताएं ना। आपने इंटरव्यू देख लिया? जी, आपने जेसन गिलेस्पी का इंटरव्यू सुना? जी, मैंने सुना है। उसको सुनने के बाद आपको क्या लगा कि सिलेक्शन कमेटी प्रॉपर इन्फ्लुएंस कर रही है प्लेइंग 11 में भी? अच्छा। जब प्लेइंग 11 सिलेक्शन कमेटी ने बना के देनी, इजाज भट्ट के दौर में ये चीज होती रही है कि प्लेइंग 11 भी बना के देते रहे, तो जब ये प्लेइंग 11 बना के देनी सिलेक्शन कमेटी ने, तो फिर कप्तान की क्या? कप्तान अपने 11 खिलाड़ी जिस तरह मर्जी अंदर खेलते हैं, कप्तान आराम से देखता रहेगा। आपने अभी बात की ना अपने शुरू में कि शान मसूद कप्तानी करते नहीं नजर आए, मोहम्मद रिजवान नजर आए। बिल्कुल। तो शान मसूद किस मोराल से कप्तानी करते जब उनको पता है कि यार ये 11 खिलाड़ी भी उन्होंने दिए हुए हैं, हम क्रेडिट भी उन्हीं ने लेना है, हर चीज उन्होंने करनी, मैं अपना 50 करता हूं। फिर तो हर बंदा अपने लिए खेलेगा ना, फिर आप बाबर आजम को भी अच्छा कहने लग पड़ेंगे, वो अपने लिए 50 कर दिया करेगा। असल मसला जो है ना हमारा वो ये है कि हम अपने कप्तान को स्ट्रांग नहीं करते, क्योंकि हमारे साबिका प्लेयर्स डरते हैं इस चीज से कि कहीं अगले जो आने वाले खिलाड़ी हैं वो इतने स्ट्रांग ना हो जाए कि हमारा नामो निशान ही खत्म हो जाए। तो ये चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचनी चाहिए। अभी मैं आपको ये भी खबर दे देता हूं कि मोहम्मद रिजवान से 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं चेयरमैन की, जिसमें मोहम्मद रिजवान कप्तानी लेने के लिए अपनी एक स्ट्रांग कप्तान होने की निशानी उनको बता चुके हैं कि जी मुझे मेरे 15 खिलाड़ी सिलेक्ट करने की इजाजत होनी चाहिए। तो जब 15 खिलाड़ी कप्तान करेगा, सिलेक्ट कोच करेगा, सिलेक्शन कमेटी के साथ मिलकर करेगा, तो उसमें हर्ज क्या है? कोई हर्ज नहीं है। हाँ, जो अब सिलेक्टर्स हैं उनकी ईगो जरूर हर्ट होगी, क्योंकि अब सिलेक्टर्स जो हैं, माजरत के साथ मुझे बात पूरी करने दें, अब जो सिलेक्टर्स हैं वो किसी की मुदाखलत पसंद नहीं करते। ये आपको भी पता है, बेशक आप जो मर्जी कहते हैं टीवी पे बैठ के, ये आपको भी पता है कि क्या आकिब जावेद साहब किसी की मुदाखलत बर्दाश्त करते हैं? किसी की नहीं। क्या अजहर अली किसी की मुदाखलत बर्दाश्त करते हैं? किसी की नहीं। क्या अलीम डार की क्या वक़्त है? क्या सिलेक्शन कमेटी में वक़्त है अलीम डार की? सिर्फ राय दे सकती है ना, प्लेयर तो नहीं ना उस तरह दे सकते कि यार इसकी परफॉर्मेंस ही है। हसन चीमा कौन है? हसन चीमा माजी में भी सिलेक्शन कमेटी में रहा, क्या किया उसने? हसन चीमा ने कौन सी इतनी बड़ी 30 मार खान टीम बना दी उसने? एनालिसिस ही दे सकते हैं ना, अपने स्टैट्स ही दे सकते हैं ना। तो फिर जब मुदाखलत बर्दाश्त ये लोग नहीं करेंगे, उधर से कप्तान नहीं करेगा, तो एट द एंड क्लैश आएगा। अच्छा, ब्रेक जाने से पहले वलीद मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहूंगा। आपने कहा कि सारा हैंड आप सिलेक्शन कमेटी को ना दें, आप कप्तान को कुछ ना कुछ दें, तो मैं आप बात करना चाहूंगा 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर बाबर आजम की सारी बातें मानेगी, 2024 के अंदर बाबर आजम की सारी बातें मानेगी, तो रिजल्ट आप देख लें 0। 2023 के अंदर भी हम टॉप 6 में नहीं थे, 2024 में हम पहले राउंड से बाहर हो गए। तो फिर अगर इनकी बातें मान के देख लें हाल, तो फिर हमने यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी ने अपनी बात मनवाई तो हम सीरीज जीत गए। अली, मुझे ना आज थोड़ा सा ना इस चीज में शेर याद आ रहा है कि बुग़्ज़े बाबर में बहुत लोग गिर चुके हैं, तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा एक रोल नजर आ रहा है बहुत से साफियों का। अनफॉर्चुनेटली आपने 2023 से स्टार्ट किया। मेरी बात क्लियर कर लें, 2023 के स्टैट्स देख लें आप, 2024 के स्टैट्स बिल्कुल आपने तो बाबर आजम, मेरी बात सुन लें, बाबर आजम की मर्जी हुई थी ना तो शादाब खान साथ गई थी, 0 परफॉर्मेंस शादाब खान की। 3 साल के आप परफॉर्मेंस उठा के देख लें, एक भी पांजा नहीं है उनका। अगर आप बैटिंग देख लें तो एक मैच उन्होंने जितवाया। 2024 की परफॉर्मेंस देख लें, उससे पहले आयरलैंड की देख लें, उससे पहले इंग्लैंड की देख लें, फिर न्यूजीलैंड की सी टीम पाकिस्तान में आई थी, उसकी परफॉर्मेंस देख लें। आप किस पे बात कर रहे हैं? आप जवाब देने दें। जी बोले। जवाब यह है कि आपने 23 से स्टार्ट कर लिया, आपने उससे पहले कितने वर्ल्ड कप के फाइनल खेले, कितने एशिया कप के फाइनल खेले, वो नहीं आपको नजर आए। खेले कितने खेले आपने माजी में? 2 फाइनल, एक फाइनल खेले, 2 फाइनल वर्ल्ड कप के खेले ना आपने पूरे अपनी तारीख में, ठीक है। 2 फाइनल खेले, 2009 में हम जीते, 92 में भी हम जीते, 99 में हम हार गए। 7 का भी फाइनल खेले तो हारे थे, 7 का T20 फाइनल हारे थे ना मीडिया से। तो उसके बाद क्या हुआ? कौन आया फाइनल में? आप इकट्ठे 4 साल टॉप 4 में आते रहे हैं, वो भी बाबर आजम कप्तानी में लेके जाता रहा, वो भी बाबर आजम टीम सिलेक्ट करके लेके जाता रहा, वो भी बाबर आजम था, वो भी बाबर आजम था जिसने आपको सेंचुरियों के बाहर लगा दिए। अब चाहे उसको आप सेल्फलेस क्रिकेट करें या सेल्फिश क्रिकेट करें, ये आपका है, ठीक है। लेकिन आपकी तारीख में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं आया जो कंसिस्टेंट हो। बाबर आया, आपने उसको इतना डिस्ट्रॉय कर दिया, इतना डिस्ट्रॉय कर दिया कि आज बाबर टीम में नहीं है, आप फिर भी बैठ के बाबर डिस्कस कर रहे हैं। तो खुदा का वास्ता, एक पाकिस्तान को एक स्टार मिला है, उसको खेलने दें, पाकिस्तान को बेहतरी आने दें, पाकिस्तान की टीम में, पाकिस्तान टीम को बेहतरी की तरफ जाने दें, बाबर आजम को खेलने दें, उसकी जान छोड़ दें, उसको परफॉर्मेंस देने दें। अच्छा, जब तक बाबर की बात है, एक सेकंड, पाकिस्तान
क्रिकेट तबाह कहां से हुई है? क्या बाबर आजम ने कप्तानी ली है, शहनशाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया गया? क्या बाबर आजम वहां पे नहीं कह सकते थे आप शहनशाह अफरीदी को कैरी करें, मैं इनकी कप्तानी में खेल सकूंगा? तो ग्रुपिंग तो वहां से स्टार्ट हुई ना, तो हमने तो बेड़ा गर्क नहीं की टीम का किया, शाहीन और बाबर दोनों ने मिलकर किया ना, तो हम किस कसूरवार है? अली अनफॉर्चुनेटली आप वही मैं बात फिर दोबारा कहूंगा, बुग़्ज़ बाबर, ठीक है, आप उस चीज से निकल आए, आप उस चीज से निकल आए। आप ये क्यों नहीं कहते कि उस चेयरमैन को क्या जरूरत थी बाबर को हटाने की? तो बाबर आजम भी तो कह सकते थे मैं कप्तानी ने एक्सेप्ट करता, आप शाहीन को ही कैरी करें। आप फिर वही बात, आप फिर मुझे वही बात पे ले गए। बाबर आजम नहीं, आप बता देना, बाबर आजम ग्रुपिंग खत्म नहीं कर सकते थे क्या? आप फिर मुझे उसी बात पे ले गए कि रमीज राजा एक पपेट चेयरमैन थे, ठीक है, और बाबर ने जी उनको कह दिया कि जी वो ये इसलिए ये हो जाएगा। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं है। बाबर आजम, आप इस बात का जवाब दे देंगे, बाबर आजम वहां पे ये नहीं कह सकते थे कि आप शहनशाह अफरीदी को ही कैरी करें, मैं एज अ बैट्समैन खेलूंगा टीम के अंदर। तब तो बाबर आजम ने 1 मिनट के अंदर कप्तानी। बिल्कुल अली, आपने दुरुस्त कहा। फिर मैं ये भी सवाल आपसे कर सकता हूँ कि शहनशाह अफरीदी ये नहीं कह सकते थे कप्तान बाबर आजम में हम एक सीरीज ही आ रहे हैं? भी कह सकते थे, तो दोनों ने ग्रुपिंग की ना, हम नहीं, आपने तो ग्रुपिंग नहीं ना, इसमें आप सिलेक्शन में तो देखें, आप ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, बार बार ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, क्या पता आज की टीम में भी ग्रुप्स बने हो। तो ये चीजें ना जो है ना, इस क्या ग्रुपिंग की कोई पीसीबी ने एक्शन लिया इस चीज पे? ग्रुपिंग पे क्या पीसीबी ने इसकी कोई प्रेस रिलीज जारी की? ने बयान तो बहुत बड़े बड़े जारी किए थे, क्या पीसीबी ने प्रेस रिलीज जारी की? आप तक प्रेस रिलीज की इंफॉर्मेशन है, आपको ये नहीं पता टीम में क्या चल रहा है, या मुझे ये नहीं पता टीम में बाबर के साथ उसके खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा, ठीक है। आज शान मसूद की टीम में बाबर आजम नहीं है, और जब टीम का ऐलान हुआ था बाबर और शान इकट्ठे फैसलाबाद से लाहौर आए थे, तो कहां गए वो बाबर आजम और ये ग्रुपिंग सारी, ठीक है। तो लिहाजा जो पाकिस्तान टीम है, ये पाकिस्तान की टीम है, इसमें पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड शामिल होता है हमेशा, टीम को तबाह करने में, टीम को बनाने में। अब आकिब जावेद साहब को ले आए हैं, इससे पहले जो 6 सिलेक्शन कमेटियां थी उनका एहतसाब किसी ने नहीं किया। अगर उनका एहतसाब कर लेते तो शायद आज पाकिस्तान टीम बहुत बेहतर होती। जब हमने उनका एहतसाब ही नहीं करना, आकिब भी आ गए हैं, आकिब भाई भी देख के चले जाएंगे, 2 टेस्ट जीत गए हैं, अगली सीरीज में आपको पता चल जाएगा। अगर इतने ही दलेर सिलेक्टर हैं तो अभी तक ऑस्ट्रेलिया टीम क्यों नहीं अनाउंस हुई? अनाउंस कर देते ना, अगर इतने ही दलेर। बिल्कुल। प्लीज अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के ऊपर, ब्रेक के बाद आएगा तो हम बात करेंगे पाकिस्तान के व्हाइट बॉल का नया कप्तान कौन होगा, और बात करेंगे इमर्जिंग एशिया कप के ऊपर, जहां पाकिस्तान को श्रीलंका से सेमीफाइनल मैच के अंदर शिकस्त का सामना करना पड़ा है।